पेशे से वकील, उसके बाद राजनीति में आपका आना, कैसा संयोग रहा? भारतीय जनता पार्टी में स्टूडेंट लाइफ से ही अपने बड़े भाई साहब के साथ काम करते करते उससे जुड़ गया। कितना मुश्किल होता है एक संगठन को चलाना और जनता के बीच जुड़े मुद्दों को उठाना। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कभी ऐसे ऊपर से डांट पड़ी है क्या कि अध्यक्ष जी रहते हैं कि ये काम क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना था? किसी काम में कोताही होती है, आगे पीछे होता है तो निश्चित रूप से समझाइश मिलती है। क्या वकालत की तर्क शक्ति या किसान का धैर्य राजनीति की आपाधापी में आपको ये कितना काम आता है आपके जीवन में? राजनीति का क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में तो ये होना चाहिए जो ऑडियंस को अच्छा लगे, दर्शकों को जो अच्छा लगे और वो आपको प्रेजेंट करना है। एक साल में ऐसा कौन सा कमाल भाजपा करती है अपने कार्यकर्ताओं से कि वापस वो जीत के मोड़ पर वापस आ जाते हैं? तुरंत तैयारी करो और परीक्षा दो, ऐसा वाला मामला नहीं है। तो 5 साल तक तैयारी चलते रहती है। तैयारी चलते रहती है। चुनाव हो चाहे चुनाव ना हो। नक्सलवाद जो समस्या बरसों से थी, क्या उसका समाधान अब हो चुका है? 1 साल का टारगेट लेके और बिल्कुल ड्यू पॉइंट में, बिल्कुल उस समय पर, और हम बस्तर शांति की ओर बढ़ चला है। विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि परिसीमन के नाम पर इस आरक्षण को लटकाया जा रहा है। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे मातृशक्ति आबादी के अनुपात में बराबर हैं और ये तो नारी को पूजने वाला देश है। इस पर तो सहयोग करना चाहिए। आगामी निकाय चुनाव हैं, आपके लिए जीत का मंत्र क्या होगा? क्या इस बार भी नए चेहरों पर बीजेपी दांव लगाने वाली है? जीत की संभावना सबसे ज्यादा जहां दिखती है वहां पर निर्णय लिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शर्मा और अनफिल्टर्ड बातों में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो बस्तर से आते हैं, पेशे से वकील हैं, राजनीति इनकी पारिवारिक पहचान है। बस्तर में क्या कुछ खास होने वाला है और क्या कुछ आगे होगा, साथ ही साथ इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी भी पार्टी ने सौंपी है क्योंकि भाजपा पार्टी से आते हैं और पार्टी की कमान अभी इनके पास है। हम बात कर रहे हैं किरण सिंह देव जी की। किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। पेशे से वकील, उसके बाद राजनीति में आपका आना, कैसा संयोग रहा? क्योंकि आप महापौर भी रहे हैं, विधायक हैं, साथ में पार्टी की एक बड़ी कमान आपको सौंपी गई है। देखिए, राजनीतिक तो एक तो हम लोग का पारिवारिक परिवेश में पूरे हमारे पिताश्री भी रहे, स्वर्गीय कुमार लक्ष्मी नारायण देव जी, वो भी अविभाजित बस्तर में, उस समय जब बस्तर एक पूरा एक जिला हुआ करता था, उस समय वहाँ के उपाध्यक्ष रहे। मेरे बड़े भाई साहब स्वर्गीय कुमार अमर सिंह देव जी, वो भी बस्तर में उनकी अच्छी पहचान थी पूरे उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश में। और इस दृष्टि से हम भी उनके साथ हो चले। भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, राष्ट्रहित सर्वोपरि, देश है तो हम हैं, और इसको लेकर और मन में एक भाव था। हमारे जितने भी उस समय के हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हों और उसके साथ राजमाता जी हैं, और आप देख लीजिए, और जब दीनदयाल जी को, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, और देश के लिए उनकी त्याग, उनकी तपस्या, ये सारा कुछ प्रेरणा दी। तो भारतीय जनता पार्टी में स्टूडेंट लाइफ से ही और अपने बड़े भाई साहब के साथ काम करते करते उससे जुड़ गया मैं। तो लगा नहीं कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे, स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे रहे, फिर राजनीतिक माहौल भी आपको में लगा नहीं कि यार राजा तो मैं हूँ, तो मुझे राजनीति में आने की ज़रूरत क्या है? और एक अच्छा वकील एक अच्छा राजा होता है और एक अच्छा, आप बोल सकते हैं कि पार्टी में भी प्रमुख काम भी करता है। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है सर। अब तो ये प्रजातंत्र है और वो पुरानी हमारे पुरखों की बातें जो हो गई। अब तो प्रजातंत्र है और इसी के साथ रहना, जो हमारा जो रिदम है अभी वर्तमान में, तो उसके साथ रहना। पढ़ने के समय पढ़ाई किए, साथ साथ खेले, और छात्र राजनीति में रहने के कारण छात्र राजनीति के समाप्त होने के तुरंत बाद ही भारतीय जनता के युवा मोर्चा के साथ जुड़ कर और फिर धीरे धीरे संगठन के विभिन्न दायित्वों में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने रखा। तो फिर जिले से फिर प्रांत में फिर ये दायित्व जो है अभी प्रदेश अध्यक्ष का। तो इस तरीके से एक लंबा समय हो गया भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करते हुए। महापौर रहे आप, विधायक भी हैं, अब पार्टी के प्रमुख हैं आप।
कितना मुश्किल होता है एक संगठन को चलाना और जनता के बीच से जुड़े मुद्दों को उठाना। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यक्रम आधारित पार्टी पार्टी है। है। हमारा जो संगठन है वो वर्ष भर कार्यक्रमों के को लेकर और कार्यकर्ताओं के माध्यम से, और हमारे एक बूथ इकाई होती है, हमारी बूथ इकाई से हमारी प्रारंभ, बूथ इकाई, फिर शक्ति केंद्र, फिर मंडल, फिर जिला, फिर प्रांत, प्रांत में फिर मोर्चे प्रकोष्ठ, वो भी मंडल तक नीचे, फिर केंद्र। तो इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बहुत वेल डेवलप्ड है और बहुत अच्छे से कार्यक्रमों को नीचे तक ले जाना, कार्यकर्ताओं के बीच में, पदाधिकारियों के बीच में, पार्टी के अन्य हमारे वरिष्ठ नेताओं के बीच में बातचीत, समन्वय। हम 24/7 काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, अभी हमारे 3-3, 4-4 कार्यक्रम एक साथ चल रहे हैं, तो उसके साथ न्याय कर सकें और सभी मिलके काम करते हैं। चलिए, मिशन 2028 लेकर आप चली थी और अब जब 1.5 साल बचे हुए हैं, फिर से चुनाव हैं, ऐसे में क्या 2028 का जो आपका टारगेट था वो पूरा होते हुए नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ की श्रेष्ठ जनता का अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास व्यक्त किया उन्होंने, हमारी बातों पर, हमारे राष्ट्रीय नेताओं के, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं पर, और जिस तरीके से, और आप देख लीजिए कि महज 5 वर्ष में, और जनता से जुड़े हुए विषय, उनके मुद्दे विपक्ष में रहते हुए छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने नीचे तक ले गए, और स्वाभाविक रूप से जनता ने बहुत विश्वास, बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद दिया है, जिससे पंच से लेकर पार्लियामेंट तक। तो हमारे चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हों, चाहे पंचायत के चुनाव हों, चाहे विधानसभा, लोकसभा, चारों चुनावों को आप देख लीजिए, और बहुत ही प्यार दिया है। सरकार बनने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन तमाम वायदों को, उन तमाम बातों को पूरा करने में मन प्राण से जुटी हुई है। मुख्यमंत्री जी बहुत चिंता करते हैं नीचे तक उन योजनाओं को पहुंचाना। प्रशासन तो अपनी ढंग से काम करता ही है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता एक संवाहक के बात ही उसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करे, ये भी एक पक्ष है। संगठन के कार्यक्रम सरकार में रहते हुए भी, और 24/7 में जब बोलता हूँ तो गारंटी के साथ बोलता हूँ, केंद्र से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में, दिशा निर्देश में जो भी कार्यक्रम आते हैं, उनका 100% क्रियान्वयन हो, और इस तरीके से सारे काम को लेके चलना शुरू से यही कर रहे हैं, इसलिए कुछ नया नहीं। कभी ऐसे ऊपर से डांट पड़ी है क्या कि अध्यक्ष जी रहते हैं कि ये काम क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना था? ऐसा कभी कुछ होता है क्या, कभी कुछ आपकी पार्टी में? नहीं, ये तो स्वाभाविक है। जो बड़े हैं हमारे, जो वरिष्ठ नेता हैं, समय पर जब उनकी अपेक्षा के अनुसार किसी काम में कोताही होती है या आगे पीछे होता है, तो निश्चित रूप से समझाइश मिलती है अच्छा, कि किरण जी, ये काम अभी इसको और तेजी से पूरा करने की आवश्यकता है, इस ढंग से करना है, इसको करिए। चलिए, 30 साल आपने भारतीय युवा जनता मोर्चा का कमान संभाला, अब संगठन में आप आ चुकी हैं। उस दौरान कौन सा ऐसा मुश्किल काम था जब आपको लगा कि ये मुझसे नहीं हो सकता था, पर ये मुझे करना है, और आपने करके दिखाया? नहीं, युवा मोर्चा में तो बहुत कम समय रहा मैं। अच्छा। उसके बाद जिला बस्तर का भाजपा का अध्यक्ष 1.5 साल के बाद ही, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष के बाद बस्तर जिला अध्यक्ष में, फिर प्रदेश मंत्री था भारतीय जनता पार्टी में छत्तीसगढ़ प्रदेश में, हाँ। फिर कार्य समिति सदस्य होते हुए महापौर था जगदलपुर का, फिर प्रदेश मंत्री, फिर 2nd टर्म, अच्छा, फिर महामंत्री, प्रदेश महामंत्री, और दुर्ग संभाग प्रभारी, हाँ। फिर उसके बाद फिर बस्तर बिलासपुर संभाग प्रभारी होने के बाद फिर ये प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व है। तो लगातार काम करते आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं को बीच जाना, जनता के बीच जाना, उनसे बातचीत करना, उनके विषय को लेकर पार्टी में बैठक करना। हमारे यहाँ तो बैठकों की परंपरा है, और सभी दूसरे दल के लोग या लोग बोलते हैं ये दिन हमेशा बैठक ही करते रहते हैं। तो कार्यक्रम का तय करना, उसकी रचना, योजना बनाना, उसके लिए बैठक आवश्यक है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में परंपरागत रूप से क्रम से बैठक होते हैं। चलिए,
पेशे से आप वकील हैं, किसानी भी करते हैं। क्या वकालत की तर्क शक्ति या किसान का धैर्य राजनीति की आपाधापी में आपको ये कितना काम आता है आपके जीवन में? देखिए बहुत काम आता है। मैं मतलब खेती तो है, कृषि है, कृषि है, और वकालत रही मेरी, वकील हूँ मैं, वकील भी हैं पेशे से। खिलाड़ी भी रहा हूँ, जी, क्रिकेट। और म्यूजिक साइड से भी इंटरेस्ट है मुझको। तो आप देख लीजिए किसी भी क्षेत्र में, और सभी चीज़ों का आप समावेश करते हैं, तो ये सारा आपको पॉलिटिकल फील्ड में आपको मिलता है, राजनीति के क्षेत्र में। आपको किसानों के बीच में भी रहना है, कलाकारों के बीच में भी रहना है, खिलाड़ियों के बीच में भी रहना है, और हम जो राजनीति के क्षेत्र में अन्य विविध आयाम जो हैं उसमें भी रहना है। तो उन जगहों पर रहकर अगर आपने कोई स्थान बनाया है, तो निश्चित रूप से आपकी जान पहचान, बातचीत और लोगों के बीच में उठना बैठना, तो क्रिकेट से डिसिप्लिन आ गया, खेल से डिसिप्लिन आ गया। और हमारी पार्टी वैसे भी अनुशासन के नाम से जानी जाती है, तो एक बहुत अच्छा उसका लिंक हो गया दोनों आपस में। और कला के क्षेत्र में पूरा परिवार रहा है, मैं भी इससे थोड़ा जुड़ा रहा हूँ, तो एक सहजता से, सरलता से दूसरों के भाव को समझना। कलाकार होता है ना, ऑडियंस कैसी है, ऑडियंस के हिसाब से वो गाने गाता है, ऑडियंस के हिसाब से प्रेजेंटेशन। बिल्कुल, जरूरी नहीं कि आपको अच्छा लगे, जो ऑडियंस को भी ऑडियंस अच्छा अच्छा लगे। लगे। राजनीति का क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में तो ये होना चाहिए जो ऑडियंस को अच्छा लगे, दर्शकों को जो अच्छा लगे, और वो आपको प्रेजेंट करना है, तो उसमें सहयोग मिल जाता है। इसी तरीके से अन्य विविध क्षेत्रों में भी इन राजनीति के क्षेत्र में काम करने में इन सब चीज़ों का अपना बहुत ही योगदान रहता है। बिल्कुल। जगदलपुर संभाग की इकलौती अनारक्षित सीट है। बस्तर की मिट्टी से निकलकर पूरे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करना आपके लिए भावनात्मक रूप से कितना मायने रखता है? नहीं, ये तो कभी सोचे नहीं थे। मैं तो अब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद है, भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं का अभिनंदन है, और हम बस्तर जैसे जगह से फिर प्रदेश में अध्यक्ष का दायित्व, ये एक्चुअली में दायित्व है, तो इसमें नेता जैसा कोई स्वरूप नहीं है। आखिर आप कार्यकर्ता ही हैं, कार्यकर्ता ही हैं, बिल्कुल। किसी कोई कार्यकर्ता ही किसी न किसी जगह पदाधिकारी बनता है, जनप्रतिनिधि बनता है, और फिर बाद में वो कार्यकर्ता ही रहता है। तो वो भाव है, इसलिए बहुत सहजता से, सरलता से सबसे मिलना, बातचीत करना कोशिश करते हैं, जितना कार्यकर्ताओं का जो मिलें, जब तक भी मिलना चाहें वो उनसे मिलें, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको, उनकी बातों को सुन के उनको सहयोग प्रदान करना। सिर्फ कार्यकर्ता नहीं, पब्लिक का भी, जनता का भी, सब मिलते हैं, बातचीत करते हैं, जो बात आदरणीय मंत्रियों तक, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचानी है उसको वहाँ तक पहुंचाते हैं, जो केंद्र तक पहुंचानी है उसको केंद्र तक पहुंचाते हैं। तो ये मेरे काम का हिस्सा भी है। बिल्कुल। आपने अरुण साव जी की जगह ली है, प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने चुनाव पार्टी को एक बड़ी जीत दिलाई थी। एक सक्सेस ग्राफ को बरकरार रखना कितनी बड़ी आपके लिए चुनौती है? नहीं, बिल्कुल निसंदेह, निश्चित रूप से विपक्ष के समय, और आदरणीय अरुण साव जी जो अभी उप मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने भी दिन रात मेहनत किया, और उसके बाद अब हमारी सरकार बनने के बाद फिर लोकसभा के चुनाव, और जो हमारे अध्यक्षीय कार्यकाल में जिला पंचायत नगरीय निकाय चुनाव, तो ये सब मिलकर होता है बीजेपी में, भाजपा में, नीचे से लेकर और प्रदेश तक के पदाधिकारी, कार्यकर्ता हों, जनप्रतिनिधि हों, जब इनमें समन्वय अच्छा रहेगा, बातचीत अच्छी रहेगी, एक दूसरे को समझ अच्छा होगा, तो निश्चित रूप से वो परिणाम में बदलता है। और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, इसलिए चुनाव में जाना अवश्य संभव ही है। चुनाव में जाना है तो पूरी तैयारी के साथ, और तैयारी हम वर्ष भर करते हैं अपने कार्यक्रमों की। अभी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन हमारे कार्यक्रम देख लीजिए, अभी हमने अपने भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस गांव चलो घर चलो अभियान तक मनाया। गांव-गांव जाना हुआ हमारे कार्यकर्ताओं का, जबकि सरकार है, लेकिन नहीं, संगठन अपने दृष्टि से काम करेगा, सरकार के कामों का भी उल्लेख होता है उसमें, चौपाल लगाते हैं हम। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती का काम है, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हुए उसमें, समरसता भोज से लेकर और सफाई मित्रों का, स्वच्छता मित्रों का,
पैर पखारना से लेकर मूर्ति में साफ सफाई, किसी तालाब की स्वच्छता करना, ये सब कार्यक्रमों का हिस्सा रहे। अभी हमारा बड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नारी वंदन जो कार्यक्रम है उनका, तो उसको लेकर भी और सभी तरफ से बातचीत करना, ये करना, वो करना, सारे दिन रात कार्यक्रम चलते हैं। हमारे प्रशिक्षण के अभियान हुए संपन्न मंडल, और पूरे के पूरे 479 मंडल में हमारे प्रशिक्षण अभियान हुए, पूरे बिल्कुल पार्टी के डेकोरम जैसा हमारा काम करने की पद्धति है। अब हम जिले में चल रहे हैं, जिले का प्रशिक्षण होगा, फिर प्रांत का प्रशिक्षण होगा, मंडल खत्म हुए, अंबेडकर जयंती बाबा साहब का कार्यक्रम हुआ, हमारा स्थापना दिवस का कार्यक्रम हुआ, अब हम प्रशिक्षण अभियान में लगे जिला स्तर पर। अच्छा, ऐसा कौन सी जन्म घुट्टी अपने कार्यकर्ताओं को पिलाते हैं आप, जो निचले स्तर के कार्यकर्ता होते हैं? जब चुनाव आने वाला होता है 5 साल पहले, तो 4 साल पहले जनता से पूछा जाता है क्या भाजपा जीत रही है, तो आता है कि नहीं, भाजपा नहीं जीत रही है। पर वही 1 साल में ऐसा कौन सा कमाल भाजपा करती है अपने कार्यकर्ताओं से कि वापस वो जीत के मोड़ पर वापस आ जाती है? नहीं, ये 1 साल का विषय नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैंने अभी आपको जो वर्णन किया कार्यक्रमों का, भारतीय जनता पार्टी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक वर्ष भर कार्यक्रम करते हैं अपने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार। जो कार्यक्रम केंद्र से आते हैं, इसके अलावा जो हमारे प्रदेश के कार्यक्रम निर्मित होते हैं, फिर जिले स्तर पर वहाँ की स्थिति के हिसाब से कार्यक्रम होते हैं। इस तरीके से हमारे कार्यकर्ता अपने कार्यक्रमों को लेकर नीचे तक जाते हैं, जनता से मिलना, जिनके लिए कार्यक्रम बना, जिनके लिए सरकार योजनाएं बना रही है, उसका लाभ उनको मिल रहा है, हितग्राहियों को जो लाभार्थी में परिवर्तित हो रहे हैं उनसे मिलना। मैंने कहा हमारी बूथ इकाई है, बूथ इकाई में भी हमारे अलग प्रबंधन है, प्रत्येक बूथ में हमारे अलग प्रबंधन है। इस तरीके से एक जो स्ट्रक्चर है वो वर्ष भर काम करता है। तो जो एक्स्ट्रा एफर्ट और तुरंत तैयारी करो और परीक्षा दो, ऐसा वाला मामला नहीं है। 5 साल तक तैयारी चलते रहती है। तैयारी चलते रहती है, चुनाव हो चाहे चुनाव ना हो। मतलब एक्शन मोड पर बीजेपी हमेशा रहती है। इसका परिणाम भी दिखा आपको, अब देख लीजिए, सारे चुनाव में देख लीजिए, जनता ने विश्वास व्यक्त किया। बिल्कुल, बीजेपी इस वक्त पुराने दिग्गजों और नए चेहरों को एक तालमेल बैठाते हुए नजर आ रही है। एक अध्यक्ष के तौर पर इन दोनों पीढ़ियों के बीच आप कैसे संतुलन बैठाते हैं? मैं दोनों के ही बीच से हूँ। अच्छा। क्योंकि जो हमारा, देखिए, जो हमारे सीनियर्स हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनका मार्गदर्शन, उनकी उपस्थिति कार्यक्रमों में, उनका उद्बोधन, मार्गदर्शन, रचना, योजना बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, ये जरूरी है। उनका अनुभव जरूरी है। साथ ही जो फर्स्ट कमिंग जनरेशन जो रहता है, पहली बार जो आता है युवा मोर्चा से बीजेपी में, उनको पार्टी के सिस्टम से, पार्टी के डिसिप्लिन से, पार्टी के रीति नीति, सिद्धांत, अनुशासन, हमारा जो है कार्य करने की पद्धति है, हमारी योजना है जो, उसको लेके चलना। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी में, तो आप भी सुने होंगे कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता निर्माण की फैक्ट्री, बिल्कुल। तो ये प्रक्रिया सतत चलते रहती है और इसमें वरिष्ठों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उनके अनुभव का लाभ हमारे न्यू जनरेशन के जो कार्यकर्ता हैं उनको मिलता है। आने वाले समय में वे उस स्थान पर जाते हैं, बूथ है, बूथ से फिर मंडल में आएंगे अच्छे कार्यकर्ता, जो तेज मार्ग क्षमता जिनकी रहती है, समझ रहती है, वो फिर जिले में आते हैं, जिले के पदाधिकारी बनते हैं, उनमें से फिर छट के मोर्चे, प्रकोष्ठ और प्रदेश में जाते हैं। यही तो परंपरा है, यही तो प्रक्रिया है। तो भारतीय जनता पार्टी इसका 100% पालन करती है। बिल्कुल। नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ अब नजर आ रहा है, जो आपने वादा किया था उसे पूरा करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन दशकों पुरानी समस्या जो आई थी, क्या आपको लगता है कि उसका समाधान, नक्सलवाद जो समस्या बरसों से थी, क्या उसका समाधान अब हो चुका है? डेफिनेटली। 4 दशक बस्तर ने इस दर्द को झेला है। और मैं बताऊं कि ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूं। उनके नेतृत्व में आदरणीय गृह मंत्री जी ने एक टास्क दिया। इतनी बड़ी समस्या, इतने वर्षों की समस्या को उन्होंने मार्च लास्ट तक और 2026 तक हम इसको समाप्त कर देंगे। इसमें कई चीज़ें हैं, पुनर्वास की व्यवस्था है, आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की इतनी अच्छी पुनर्वास व्यवस्था है, उसको भी देखकर, और फिर जिस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से कार्यक्रम आदरणीय अमित शाह जी के निर्देश पर, उनके नेतृत्व पे ये हुआ है। तो आप देख लीजिए, अभी उसका एक उदाहरण देता हूँ मैं। अभी 3 दिन पहले ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी का सुकमा जाना हुआ था। बहुत बड़ा कार्यक्रम, घर घर में जांच
परख करने का जो मेडिकल स्टाफ के साथ सभी प्रकार के जांच, उसकी शुरुआत उन्होंने बस्तर से की, सुकमा से की, बस्तर से। सुकमा, हाँ। 35,000 से ज़्यादा की भीड़ थी। उन क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग आए। अब वो खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अब वहाँ पे सरकार की योजनाएं पहुँच रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट प्रारंभ हो रहा है, सड़कें बनना चालू हुई। जब सड़कें ही कट गई थी, सब लोग जा ही आ नहीं पाते थे, और एक भय का वातावरण हमेशा निर्मित रहता था। उस वातावरण से मुक्ति मिली है। उस पर ऊपर से केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, और बस्तर पंडू, बस्तर ओलंपिक, आप देखिए 3,91,000 ऐसी उपस्थिति, और उन क्षेत्रों से जहाँ से अभी ये मुक्त हुआ है। तो ये इस बात का द्योतक भी है, परिचायक भी है कि बस्तर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अभूतपूर्व। बस्तर की संस्कृति, कला, वहाँ का रहन सहन, वनवासी आदिवासी भाइयों, खान पान, गीत, भाषा, बोली, पहनावा, सब कुछ अब पूरा विश्व देख रहा है उनको। तो निश्चित रूप से ये अद्भुत, मैं तो अभिनंदन करूँगा आदरणीय अमित शाह जी ने, जिस तरीके से 1 साल का टारगेट लेके, और बिल्कुल ड्यू पॉइंट में, बिल्कुल उस समय पर, और हम बस्तर शांति की ओर बढ़ चला है। चलिए, नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, आगे भी करते हुए नजर आएंगे, और जो टारगेट था भाजपा का वो पूरा हो चुका है। इसके लिए बीजेपी स्वागत योग्य भी है, लेकिन उनका क्या? जो नक्सली आत्मसमर्पित कर रहे हैं, उन्हें वापस असली जीवन में जीने के लिए, पुनर्वास जीवन जीने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए क्या कोशिश आप कर रहे हैं? और इसी में एक चीज और भी है, वो नक्सली वही है जो हमारे जवानों को इन्होंने मारा था, वो जनता उन्हें कैसे स्वीकार करे? नहीं, देखिए, इसको इस कारण से छोड़ तो नहीं जा सकता। इस समस्या को समाधान की ओर तो बढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। आप सोचेंगे कि ऐसे एनकाउंटर्स और ऐसे बीच बीच में जो हुए इतने वर्षों में, अब आप सोच देंगे कि इसलिए इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए, बस्तर को अशांत ही रहने दिया जाए, तो कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई उपाय तो होगा। पुनर्वास उसका सबसे सशक्त माध्यम है। संविधान पर आस्था व्यक्त करना, और अगर उनको ये लगता है कि नहीं, ये जीवन हमने गलत जिया और अब हमारा जीवन अच्छे से जिएंगे हम, तो उसके लिए सरकार जो प्रयत्न कर रही है उसकी तो प्रशंसा होनी चाहिए। मैंने खुद गया 2 जगह, हमारे गृह मंत्री जी के साथ 2 कार्यक्रमों में जाना हुआ, विजय शर्मा जी के साथ। तो जो स्किल डेवलपमेंट को लेकर कार्यक्रम में फोकस किए गए, जो उसमें से आए हैं वो क्या करना चाहते हैं। कोई महिला समर्पित हैं तो उनके लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, इस तरीके का। अभी देखिए, आप चले जाएंगे बस्तर में, तो जगलपुर में ही देखेंगे तो कई ऐसी जगह है जहाँ पर उन लोग अपना कैफ़े चला रहे हैं, तो शेफ का काम या कुछ ऐसा, ये सारा कुछ है। फिर किसी को कोई मैकेनिक बनना चाहता है, कोई कुछ काम करना चाहता है, निश्चित रूप से उसको उसका 6 महीने का पूरा ट्रेनिंग हो, जिसे स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत, और फिर वो अपने गांव में जाएं और उस काम को करें, अपने परिवार का जीवन यापन करें, और उनके माध्यम से लोगों को सहयोग भी मिले। ये तो एक बहुत अच्छा रूट है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस रूट पे ये चालू हो चुका है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। आई वॉज देयर, मैं गया था, मैंने देखा इस चीज़ को। जब वो निकल के चले तो मोबाइल चलाना, ये चलाना, वो चलाना, सारा कुछ ट्रेनिंग करने के बाद अब जब वो मुख्य धारा में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से हो जाता है। और दशकों की बात है, 40 वर्ष बहुत होते हैं। उसके बाद एक जैसा हमारे यहाँ जनरेशन आता है, वहाँ भी जनरेशन चेंज होता है। तो अच्छा है, जल्दी से जल्दी संविधान पर विश्वास व्यक्त करने लगे। चलिए, उम्मीद जताते हैं। क्या कभी आपके पास ऐसा कोई कॉल आया है कि जब वहाँ थे बस्तर पे, आप नक्सलियों की तरफ से कि आप ऐसा करोगे या कुछ काम करोगे, ऐसा कोई कॉल वॉल नहीं आया क्या आपके पास? ऐसा कुछ भी नहीं आया, ऐसा किसी भी प्रकार से कोई। हम तो बस्तरिया ही है, तो हमारे पूर्वजों को भी 750 साल हो गया बस्तर में। कभी ऐसा कोई परिस्थिति है। यह है कि दौरे में जाते थे, उस समय बीच में प्रवास में जाते थे, बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में जाना तो है। बिल्कुल। तो बस्तर में रहकर बस्तर का कार्यकर्ता नहीं जाएगा तो कैसे होगा? बिल्कुल। तो जाना था, तो कभी ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि ऐसा पता चला कि नहीं, इधर जाने से दिक्कत है, इधर मुश्किल है, तो उसी उपाय कर लेते थे कि वहाँ रुक जाना, नाइट स्टे कर लिए, कहीं जहाँ है वहाँ नाइट स्टे कर लिए, वहाँ से फिर निकल के आ गए। कभी ऐसी परिस्थिति का सामना नहीं हुआ। चलिए, भाजपा कांग्रेस ने लगातार, भाजपा ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस ने महिलाओं को
सिर्फ वोट बैंक समझा है। लेकिन विपक्ष ये आरोप लगा रही है कि परिसीमन के नाम पर इस आरक्षण को लटकाया जा रहा है। आप कितने सहमत हैं? देखिए, मैं आपसे या आपके माध्यम से, आपको जो देखने वाले दर्शक हैं, सुनने वाले लोग हैं, उनसे पूछता हूं, मैं इस देश की आधी आबादी बहनों की है, मातृशक्ति की है। उनको उनका उचित स्थान नहीं मिलना है क्या? क्या उनको बराबरी का दर्जा नहीं मिलना है क्या? संविधान में ऐसा अधिनियम, ऐसी व्यवस्था नहीं डालनी चाहिए क्या? और किस मामले में कम है? किसी मामले में कम नहीं हमारी बहनें। और ये तो नारी को पूजने वाला देश है। भारत को इसलिए तो माता का दर्जा है, हम तो भारत माता कहते हैं ना। तो ये किसी और देश को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो फिर आप देख लीजिए, धीरे धीरे सरकार की योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री जी की योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री जी की छत्तीसगढ़ में भी की योजना हो, महतारी वंदन योजना चल रहा है। तो मुख्यमंत्री जी ने इस वर्ष को महतारी वंदन के नाम से पहले ही घोषित कर रखा हुआ है। तो इस पर तो सहयोग करना चाहिए। आज आप इंटरव्यू लेके आ रहे हैं, इसके 2 दशक 3 दशक पहले क्या ऐसी व्यवस्था थी? नहीं थी। आज प्लेन उड़ा रही हैं हमारी बेटियां, IAS IPS में बन के जा रही हैं। हमारे छत्तीसगढ़ तो छोड़ दीजिए, बस्तर की बेटियां जा रही हैं। बस्तर की बेटियां, हाँ। और ये आगे बढ़ेंगी तो क्या देश आगे नहीं बढ़ेगा? क्या देश के विकास में, देश के लिए जो विकास की दृष्टि से जो योजनाएं, जो कार्यक्रम तय होते हैं, क्या उनकी भूमिका नहीं होनी चाहिए उसमें? इसमें क्या है? और समय तो परिवर्तनशील है। कभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हम एक हुआ करते थे। आज छत्तीसगढ़ अलग राज्य है, मध्य प्रदेश अलग राज्य है। और उसकी नीतियाँ, उसमें के कार्यक्रम, उनके क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से योजनाएं, उसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। क्या युवाओं की, क्या महिलाओं की, क्या हम सभी को उसमें एक एक समाजों को जोड़ते हुए, छत्तीसगढ़ तो वो भी तो महतारी है, छत्तीसगढ़ महतारी। तो उसमें अगर हमारी बहनें, हमारे देश में हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारे मातृशक्ति और जब आबादी के अनुपात में बराबर हैं, तो 33% का जो मामला है नारी वंदन अधिनियम, तो फिर निश्चित रूप से पूरे सबको स्वीकार करना चाहिए इसमें। चलिए, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि बीजेपी संविधान बदल देगी। एक अध्यक्ष के नाते आप जनता के बीच इस डर को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, विपक्ष का मैं आपको बताऊं, जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो विपक्ष ने पूरे देश में एक रॉन्ग नैरेटिव सेट किया। एक गलत अवधारणा उन्होंने बनाया जनता के बीच में जाकर कि फिर से अगर प्रधानमंत्री मोदी जी बन जाएंगे तो आरक्षण समाप्त हो जाएगा, संविधान खतरे में पड़ जाएगा। और संविधान की एक छोटी सी पतली सी किताब, संविधान की किताब कितनी मोटी और कितनी बड़ी है आप देख चुके हैं, लोकसभा में रखी हुई है, वो सभी जानते हैं। तो उसको ऐसे 25-50 पेज में आधा पेज खाली, आधा पेज भरा, इसको पूरे लहरा के दिखा के ऐसा बोलने वाले संविधान की कितनी रक्षा करते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए, आज आप देख लीजिए कितने वर्ष हो गए, कौन सा संविधान बदल गया, कहाँ आरक्षण समाप्त हो गया। ये सत्ता में आने की जो जल्दबाजी है ना, उसका ये रास्ता ठीक नहीं है। आप जनता के बीच जाइए, जनता के हित में काम कीजिए और फिर सत्ता में आइएगा। ऐसे आप झूठ बोल के, क्योंकि अब तो आप लोग सब कुछ मीडिया, सोशल मीडिया से सब कुछ साफ साफ पता चल जाता है। सारा गांव का आदमी तक मोबाइल उसके हाथ में, पूरी दुनिया उसके हाथ में। तो कितना झूठ परोसिएगा आप? जनता आप झूठ में आने वाली नहीं है, वो तो काम चाहती है, वो तो डेवलपमेंट चाहती है। आज मोदी जी के नेतृत्व में देश कहाँ से कहाँ पहुंच गया बताइए। अब ये 1.5 साल में क्या हो गया? कौन सा संविधान खतरे में पड़ गया? कौन सा आरक्षण बदल गया? बल्कि संवैधानिक संस्थाओं का विपक्ष ही हमेशा विरोध करते आ रही है। जब निर्णय आपके अनुसार हो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय बहुत अच्छा है, माननीय उच्च न्यायालय बहुत अच्छा है। जब आप जीत जाएं किसी सीट पर, तो किसी राज्य में आपकी सरकार बन जाए, तो चुनाव आयोग बहुत अच्छा है। जहां हार जाएं तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह और न्यायालयों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह। जांच एजेंसियां अगर जांच के लिए उतरती हैं, किसी ऐसे अन्वेषण के लिए उतरती हैं, तो
तो आप उस पर अविश्वास व्यक्त करते हो। तो मेरा कहने का मतलब है ऐसा काम ही क्यों जाना कि जांच एजेंसियां आनी पड़ी, का यूज करना उपयोग पड़े। यूज करना। तो मेरा ये कहने का मतलब है ऐसा झूठ का वातावरण, एक रॉन्ग नैरेटिव सेट करना सोशल मीडिया में कहीं भी, दूसरे जो अपने दल, दूसरे आप जिनको पसंद नहीं करते उनके विरोध में आप देखिए सोशल मीडिया में कैसे अपशब्दों का प्रयोग। बिलो द बेल्ट जाके जो राजनीति ऐसा शब्द जो बना हुआ है वो यही। चलिए, आपको अक्सर बोलते सुना है कि भ्रष्टाचार के गड्ढे का जिक्र आप करते नजर आए हैं कांग्रेस की सरकार का। विष्णुदेव सरकार की, आपकी सरकार की ऐसी कौन सी 3 योजनाएं हैं जो इन गड्ढों को सबसे तेजी से भर रही है? देखिए, इसका सबसे बड़ा उपाय तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ ही कर दिया था इस देश में। आप ये बताइए कि हम अगर बस्तर, सरगुजा, छत्तीसगढ़ के उन क्षेत्रों को ले लें जो जिनको हम बोलते हैं वंचित क्षेत्र है, जो जिन्होंने कभी बैंक का चेहरा नहीं देखा था, आज सभी का खाता खुल गया। सबका खाता खुला है, एक भी घर परिवार नहीं बचा है, महिलाओं के नाम से है। जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं आते हैं, प्रधानमंत्री आवास, एक उदाहरण बता रहा हूं मैं, या किसान सम्मान निधि, ऐसे योजनाएं और भी आती हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की महतारी वंदन की योजना, ऐसे और भी योजनाएं, उनके किसान समृद्धि वाली भी जो उनकी योजना है, इसका पैसा जब डायरेक्ट मेरे बैंक के खाते में आएगा, मेरे उसमें आएगा, तो इसमें भ्रष्टाचार कहाँ से होगा? पूर्व में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के, नहीं, राजीव गांधी जी ने जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने इस बात को कहा था कि मैं यहाँ से जब 1 रुपया भेजता हूँ किसी काम के लिए तो 15 पैसा मुश्किल से पहुँच पाता है उस व्यक्ति को जिसके लिए मैं भेजता हूँ, बाकी बीच में साफ हो जाता है। अब तो ऐसी कुछ भी नहीं है, अब तो साफ सुथरा है। प्रधानमंत्री आवास जिसको मिला है उसके खाते में 3 स्लॉट में पैसा जमा होगा, उसके खाते में पैसा आएगा। महतारी वंदन का 1000 रुपया, एक उदाहरण के रूप में मैंने, उनके खाते में जाने का है। अब तो ये रास्ता तो बंद हो गया। इसमें भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और उनका अभिनंदन करना चाहिए। ऐसा आपने क्यों नहीं सोचा पहले? जब आज़ादी के बाद वर्षों तक तो कांग्रेस की सरकार रही है, कभी सोचा नहीं इस तरीके से। अब ये काम जब 100% नीचे तक पहुंचने लग गया है तो काम चालू हो गया। आज देखिए प्रधानमंत्री आवास हमारे यहाँ कितने तेजी से बन रहे हैं, और गांव-गांव में आप जाएंगे, अभी हम गांव चलो अभियान जब कर रहे थे तो प्रत्येक गांव में हम 1, 2, 3, 4 ऐसे प्रधानमंत्री आवास को लोकार्पित भी करते थे। उनको फीता काट के उनको देना, उनसे बात करना, ये सब करते थे। बहुत खुश हैं लोग। चलिए, आगामी निकाय चुनाव हैं, आपके लिए जीत का मंत्र क्या होगा? क्या इस बार भी नए चेहरों पर बीजेपी दांव लगाने वाली है? नहीं, इसमें नए चेहरे और पुराने चेहरे नहीं होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब सोचती है, जब देखती है किसी चुनाव में किसी प्रत्याशी के दृष्टि से अगर हम बात करें तो हमारे लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है जीत। जीत की संभावना सबसे ज़्यादा जहाँ दिखती है वहाँ पर निर्णय लिया जाता है। इससे आगे पीछे कोई काम नहीं, इससे कोई भी इसके अलावा नहीं है कि वो उसका आदमी, इसका आदमी, वो ऐसा। जीत प्रायोरिटी के साथ, जीत की संभावना जहाँ सबसे ज़्यादा प्रबल दिखाई देती है वहाँ वो आदमी प्रत्याशी बनता है। चलिए, लगातार ये नेताओं में देखा जाता है, कई आपराधिक मामले दर्ज रहते हैं नेताओं के ऊपर, अक्सर नेताओं के ऊपर, लेकिन आप पर एक भी आपराधिक मामला नहीं है। क्या आपकी राजनीति में क्लीन इमेज बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है आज की डेट में? आप ऐसे नेताओं को क्या सलाह देंगे जिनके ऊपर कुछ ना कुछ आपराधिक मामला तो रहता ही है? नहीं सर, सब नहीं है ऐसे, और मैं तो नेता भी नहीं, मैं तो कार्यकर्ता हूँ। तो स्वाभाविक रूप से मेरी जवाबदारी रहती है कि मेरी वजह से पार्टी ने जो विश्वास व्यक्त किया है, एक चाहे अध्यक्ष के नाते हो, चाहे महामंत्री के नाते हो, चाहे विधायक के नाते हो, तो ये कोशिश रहती है कि मेरी वजह से मेरी पार्टी, मेरा परिवार डेंट नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है, इसमें बिना किसी लाग लपेट के बोल रहा हूँ, ये भाव आना चाहिए। इससे ज़्यादा तो कुछ मैं बोल नहीं सकता। आपराधिक प्रकरण के भी कई प्रकार होते हैं, कई तरीके का वो रहता है। अपने आप को बैलेंस लेके अपने आप को थोड़ा सा खींच के चलना पड़ता है। कई ऐसे अवसर आते हैं जब आपकी किसी से तेज बातचीत होनी चाहिए तो आप ले डाउन हो जाओ, शांत हो जाओ, क्या दिक्कत है? कोई अवसर देना नहीं है, ये मेरा मानना है इसमें। क्योंकि
एक समाज, बहुत बड़ा समाज, एक बहुत बड़ी आबादी आपको बड़े विश्वास के साथ देखती है। मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा व्यक्तिगत वो है। चलिए, बीजेपी का निचला कार्यकर्ता जो धूप में झंडा उठाता है, उसे अपने प्रदेश अध्यक्ष से क्या उम्मीद रखनी चाहिए? ये है कि जब भी वो चाहे अपने प्रदेश अध्यक्ष से मिल सके, उसकी बात को समझे, और अगर उसके पास कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो उसके निदान की ओर आगे बढ़े। वो निदान का माध्यम चाहे सरकार, आदरणीय मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे संगठन में हमारे कोई मामला है। मेरा इसमें ऐसा मानना है कि बीजेपी जिस कार्यक्रम को बहुत प्रमुखता से उद्देश्य को लेकर चलती है, वो कार्यकर्ताओं के बीच परस्पर संवाद होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए। आप कार्यकर्ताओं की बात को सुनना ही है, और जितना मुनासिब हो, जितना मुमकिन हो, जितने दूर तक जाके उसमें जनता भी है, जनता भी सम्मिलित है, तो उसके निदान की ओर आगे बढ़ना, ये मुख्य है। दूसरा कि अगर हम किसी कार्यकर्ता या पदाधिकारी से ये अपेक्षा रखते हैं कि वो पार्टी के प्रत्येक कार्यक्रमों को और बड़ी मेहनत से पूरा करे, अपना संपूर्ण निष्ठा के साथ, अपनी एनर्जी, ऊर्जा के साथ करे, तो वो मुझ में भी दिखना चाहिए कि मैं घर बैठे बैठे या सिर्फ कार्यकर्ताओं से बोलूं कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, जिस बूथ में जाना है, उस बूथ में जाना है, और मैं कहीं नहीं जाऊं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कार्यकर्ता देखता है कि मुझको जो बोल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। ये इस बात का ध्यान में रखना है। चलिए, एक केंद्र का सवाल है, लेकिन आप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से पूछना आपसे जरूरी है। महिला आरक्षण बिल लेकर सरकार आई है। अगर आप महिलाओं की या बीजेपी महिलाओं की इतनी हितैषी है, तो पहले लोकसभा की 543 सीटों पर आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? नहीं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कहाँ से दोषी है? इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज लेके आए ना। इसके पहले भी कई लोगों ने कोशिश किया। आज जो विरोध कर रहे हैं, सदन तो देख रहे हैं आप, जो विरोध कर रहे हैं, इन लोग उसको कंप्लीट क्यों नहीं करने दिए? आज जब कंप्लीट हो रहा है तो फिर किस बात का विरोध? फिर इसमें आपत्ति भी कैसी होनी चाहिए? और भारतीय जनता पार्टी में मैं आपको बताऊं, संगठन में यह है पूरी तरीके से। संगठन में हमारे सभी पदाधिकारी, चाहे प्रांत का हो, चाहे जिला का हो, चाहे मंडल का हो, चाहे मोर्चे का हो, हमारे पास महिला की प्रतिशत बिल्कुल फिक्स है। इतना ही नहीं, महिलाओं में भी सभी समाज को सम्मिलित करने का आप विधानसभा में देख लीजिए, आप नगरीय निकाय में देख लीजिए, नगर निगम में कितने महापौर हैं महिला, पुरुष कितने हैं? ज्यादा नहीं, सर्वाधिक हैं। इतना पहले कभी नहीं रहे। हमारे जगदलपुर के महापौर जी को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी तो ऐसा नहीं है। हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष में हमारी बहनें हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। उस अनुपात में भारतीय जनता पार्टी, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसको लाए हैं, तो वो हमारे संगठन में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में और राज्य की सरकारों में उसको ध्यान रखा जाता है बिल्कुल। और फिर त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय में तो 33% है ही, ऑलरेडी है। 50% तक गया। कोई बुराई नहीं, नथिंग इज रॉन्ग इन इट, करना चाहिए। चलिए, आरक्षण तो आप दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी को लेकर स्वर्ण समाज काफी नाराजगी देखी जा रही है। पर इसी समाज से आने वाले नेता क्यों मुंह में दही जमाए बैठे रहते हैं? क्यों कुछ नहीं बोलते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में सभी समाज, सभी वर्ग और सभी क्षेत्र का बिल्कुल वो है। और संवैधानिक स्तर पर जो आरक्षण का जो है, फिर आप ही अभी आरक्षण का विषय उठाए थे, आरक्षण का विषय आपने उठाया था, तो वो आरक्षण जो संविधान में व्यवस्था है उसके अंतर्गत है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, ये सारा कुछ है। और जहाँ तक आपने सवर्ण की बात बोली, तो सवर्णों में आपको संगठन में भी हमारे लोग मिलेंगे, आपको विधानसभा में भी मिलेंगे, लोकसभा में भी मिलेंगे। लेकिन जो संविधान के अंतर्गत जितना नियत किया गया है उसको तो आपको मान्य है। चलिए, किरण सिंह के कार्यकाल के अंत तक हम छत्तीसगढ़ को किस पायदान में देखेंगे? आपका व्यक्तिगत विजन क्या है? नहीं, सर्वांगीण विकास आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सूत्र वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, सबको साथ में लेकर
सरकार में जिस तरीके की कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक जो पहुंच रहा है वो अनवरत रूप तक चलता रहे, सभी को उनकी योजनाओं का लाभ मिले और विकास की अवधारणा वो भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हों, ये मूल एजेंडा है विकास, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मस्ट। आज डेवलपमेंट का एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आज हमारे केंद्र की विषय को आप ले रहे थे तो मैं उस चीज़ को कि आज देखिए विदेश नीति हमारे देश की चल रही है। आज देश के प्रधानमंत्री विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। क्यों है? विदेश नीति और आत्मनिर्भर भारत। हमारा हम अपने कितने नित नए कितने प्रयोग हमारे डिफेंस में देख लीजिए, रक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, आज हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। आज हम दुनिया से आयुध हथियार खरीदते थे, आज उनको बेच रहे हैं। और हमारा सुरक्षा, चाहे बाह्य सुरक्षा हो चाहे आंतरिक सुरक्षा हो, और सबसे बड़ी बात तो आर्थिक उन्नति एक बहुत बड़ा आधार है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और उस समय हमारा देश का आर्थिक विकास की दृष्टि से जीडीपी हमारे देख लीजिए हम 11वें स्थान पे थे, आज चौथे स्थान पे आ गए हैं, अच्छे अच्छे देशों को पछाड़कर, और बहुत जल्दी तीसरे स्थान पर और दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगे। तो ये नीति का जो मामला रहता है ना, तो भारतीय जनता पार्टी में मैं बड़े गर्व के साथ बोलता हूँ, हमारे नेता हमारे नेता की नीयत, दोनों चीज़ें हैं जो देश को सर्वांगीण विकास की दृष्टि से आगे बढ़ाने के लिए लगातार रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मोदी जी छुट्टी नहीं लेते, रात दिन काम करते हैं। तो क्या किरण सिंहदेव जो पिछले विधानसभा का जो परिणाम था, उस परिणाम को फिर से रिपीट कर पाएंगे 2028 की चुनाव में? नहीं, ये किरण देव का विषय तो नहीं है। हमारे सभी कार्यकर्ता बड़े मनोयोग से इसमें लगते हैं। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता रात दिन मेहनत करते हैं, हम सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। और सत्ता तो सिर्फ ये है कि सत्ता एक माध्यम है सेवा का। आप सरकार में आके योजनाओं का निर्धारण करें, नीचे तक पहुंचाएं। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी उस स्थिति को बनाए रखें और कोशिश करें कि सरकार में आने के बाद भी जो संगठन है वो रात दिन काम करे। चलिए, उम्मीद है कि किरण सिंहदेव जी जो जनता से जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो कार्यकर्ताओं के लिए जो योजनाएं लेकर आ रहे हैं वो धरातल पर चल रहा है और उसका परिणाम 2028 में देखने को मिलेगा। जनता जनार्दन है और ये इस उम्मीद पर कितने खरे उतर पाते हैं तो आने वाला वक्त बताएगा। सर, हमारे में एक रैपिड फायर क्वेश्चन होता है, 10 क्वेश्चन पूछूंगी, आपको एक शब्द में आंसर देना है, ठीक है? राजनीति या संगठन, किसमें ज्यादा मजा आता है? दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बस्तर की सबसे बड़ी समस्या एक शब्दों में? बस्तर जो 4 दशक से जहाँ विकास के काम नहीं हुए और वहाँ पे तेज गति से विकास अब पहुँच रही है, आगे हुई और तेज गति से पहुँचे। एक फैसला जिसे आप बदलना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कोई फैसला नहीं है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी? कमजोरी नहीं, मैं उसको मजबूती कहूँगा कि जनता के मंशा के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय विष्णुदेव साई जी के नेतृत्व में काम कर रही है। क्या आदिवासी इलाकों में अभी भी सरकार की पकड़ कमजोर है? बहुत तेजी से बढ़ी है। धर्मांतरण मुद्दा राजनीति या वास्तविक समस्या? नहीं, इसको डिफर रखिए, कोई राजनीति नहीं है इसमें। और निश्चित रूप से ये इस पर जितने भी बातें हुई हैं और वो बातें पर्याप्त मात्रा में आगे बढ़ रही हैं। बस्तर के लिए आपका ड्रीम प्रोजेक्ट? बस्तर छत्तीसगढ़ का ही नहीं पूरे देश का और बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पे माँ दंतेश्वरी की कृपा से सब कुछ है और इसका समय समय पे बहुत अच्छे से वहाँ के खनिज हैं, वहाँ के वन संपदा है, सारा वहाँ की संस्कृति कला है, वहाँ के लोग हैं, बोलचाल है, भाषा शैली, ये सारा कुछ पूरे विश्व के मानचित्र पर पहुँचे। चलिए, पर्यटन वर्सेस इंडस्ट्रीज, बस्तर के लिए क्या बेहतर? दोनों आवश्यक है। पर्यटन का तो केंद्र है ही है, पर्यटन की दृष्टि से आगे बढ़ भी रहा है, उद्योग से रोजगार के अवसर सुनिश्चित होते हैं। चलिए, क्या आपकी पार्टी में ग्राउंड लेवल पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी होती है? नहीं, कोशिश करते हैं सब कुछ अच्छे से हो। बहुत बड़ा नेटवर्क है नीचे तक का भारतीय जनता पार्टी का, उसके लिए हमारे पास नीचे तक की इकाई भी है, वे एक दूसरे की देखरेख करते हैं। एक शब्दों में किरण सिंहदेव कौन? एक कार्यकर्ता, अपने संगठन का और परिवार का एक सदस्य। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी मच।